बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। हफ्ता 21 जून का आगाज़ हो गया है। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग 9वें दिन में दाखिल हो गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुज़श्ता 24 घंटों में कौन सी हंगामा खेज़ डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जो अब ईरान और इसराइल की इस जंग को एक नई शक्ल देती हुई नज़र आ रही हैं। क्या असेसमेंट है पाकिस्तान के सफारतकारों की, कितनी ख़तरनाक असेसमेंट है कि सूरत हाल अब किस जानिब जाएगी। गुज़श्ता 24 घंटों में जो कुछ हो चुका है उसमें ख़ास तौर पर जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं उन्होंने इसराइल की आवाम को ख़बरदार किया है कि एक लंबी, एक तवील, एक सब्र आज़मा जंग की तैयारी कर लें। एक ऐसी जंग जिसके लिए शायद इसराइली ज़हनी तौर पर कभी भी तैयार नहीं थे। जो कुछ हुआ है वो बड़ा सरप्राइजिंग है। ईरान के लिए तो सरप्राइजिंग था, लेकिन फिर जो ईरान ने किया है वो बड़ा सरप्राइजिंग है मगरबी दुनिया के लिए। बैनुल अक़वामी मीडिया शशदर है। बात इस वक्त जो हो रही है इसको तशबीह दी जा रही है कि हर वो मिसाइल जो कि ईरान से उड़कर इसराइल की सरजमीन पर जाकर लग रहा है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मगरिब के सीने में ईरान ने खंजर घोंप दिया हो। जो सूरत हाल चल रही है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नेतन्याहू की काबीना के बहुत से वज़रा, रज़ा पहलवी जो रज़ा पहलवी मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी जो ईरान के बादशाह थे, मोनार्क थे, जिसको अमेरिका बैक करता था, उनके बेटे हैं, उनके साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं सून इन तेहरान। इस टैग लाइन के साथ उनके साथ अपनी तस्वीर को पोस्ट किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि इसराइल का ऑपरेशन अब बाकायदा एक रिजीम चेंज, निज़ाम को तब्दील करने के ऑपरेशन में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर ऐसा होता है तो उसके नताइज कितने भयानक हो सकते हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। एक ओवरऑल नक्शा मैं आपके सामने पेश करूंगा। पाकिस्तान के जो सफारतकार हैं उनसे और जो दीगर इस खित्ते के माहिर समझे जाते हैं उनसे एक्सटेंसिव गुफ्तगू के बाद जो निचोड़ उसका है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि इस वक्त जो मुकाबला है वो मुकाबला बड़ा ही हैरान कुन है। ईरान एक नॉर्मल, एक प्रॉपर मुल्क के तौर पर लिया जाता है। ईरान वो मुल्क है जिसका रकबा लगभग 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद है। 9 करोड़ के करीब उसकी आबादी है। उसमें देहात हैं, गांव हैं, टाउन्स हैं, शहर हैं, बड़े शहर हैं। उसमें जो है वो सहरा हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, झीलें हैं। वहाँ पर जो है वो एक सिविलाइजेशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी इंसानी तारीख़ की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से वो सिविलाइजेशन आबाद है और 100 साल से ज़ायद हो चुके हैं कि इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन के बावजूद उसके बॉर्डर्स इंटैक्ट हैं, उसी सूरत लगभग मौजूद हैं जितने आज से 100 साल पहले थे, इन तमाम मसाइल के बावजूद। और ईरान वो मुल्क है जिस पर 90 की दिहाई में पाबंदियां लगाना शुरू की गई, जिसके एसेट्स जो हैं वो फ्रीज़ किए गए, सैकड़ों अरब डॉलर जो हैं वो फ्रीज़ कर लिए गए, उस पर पाबंदियां लगाई गई, उसके डिफेंस कोऑपरेशन पर पाबंदियां, उसकी बरामदात के ऊपर पाबंदियां, उसके मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, उसके डिफेंस इक्विपमेंट, डुअल यूज़ आइटम्स ख़रीदने के ऊपर पाबंदियां, गर्ज हर किस्म की पाबंदी लगाकर ईरान को क्रिपल और माजूर करने की कोशिश की गई। और दूसरी तरफ मुकाबले में जो रियासत है वो एक ऐसी रियासत है जिसका रकबा महज 22,000 मुरब्बा किलोमीटर है। 1 करोड़ से ज़ायद उसकी आबादी है। उसमें हाफ तकरीबन जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिनके ऊपर हाफ पॉपुलेशन जो है वो काबिज़ है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इसराइल वो मुल्क है जिसको एक कंटोनमेंट के तौर पर बनाया गया है, यानी कि उसका डिफेंस इंसानी बनी नोए इंसान में कोई ज़मीन का एक खित्ता ऐसा नहीं है कि जिसकी डिफेंस के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई हो। यानी कि आज तक इंसानी तारीख़ में जिस खित्ते की हिफाजत के लिए सबसे ज़्यादा सरमाया, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो इसराइल है। लिहाजा इसराइल को वो सिंबल समझा जाता है कि ये वो सिंबल है जिसकी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वेस्ट है। मगरबी दुनिया उसकी सिक्योरिटी की ज़ामिन है। उनकी टेक्नोलॉजी, उनका पैसा, उनके अज़हान, उनके दिमाग, उनकी आज तक की जितनी भी जिस भी औज पर वो पहुँचे हैं, जिस भी फ़न की बुलंदी पर वो पहुँचे हैं, उस तमाम की तमाम का निचोड़ इसराइल के दिफा के लिए
खर्च हुआ है। और ऐसी सूरत हाल में दूसरी जानिब ईरान जैसा मुल्क, पाबंदियों में जकड़ा हुआ मुल्क, वहाँ से अगर कोई मिसाइल जाकर इसराइल को हिट करता है तो वो फिर एक खंजर की तरह जाकर लगता है मगरिब के सीने में और मुंह चढ़ाता है, एक थप्पड़ के तौर पर जाकर लगता है उस तमाम इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट इसराइल की हिफाजत के लिए की गई। अब हैरानी इस बात की है, इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। आपने फुटेजेस देखी होंगी कि आखिर इसराइल के इतने बेहतरीन दिफाई निज़ाम के बावजूद ईरानी मिसाइल किस तरीके से हिट कर रहे हैं इसराइल को। ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा इस जंग में, ईरान का नुकसान जाहिर है कि इसराइल से कहीं ज़्यादा है। लेकिन जब आप कंपैरिजन में बात करते हैं कि इसराइल के लोग, उन्होंने ऐसी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया था कि उनके घर तबाह हो रहे हैं, उनके अपार्टमेंट्स तबाह हो रहे हैं और उनको गुजारा करने के लिए बंकर्स में रहना पड़ेगा और इतने ज़्यादा वक्त के लिए इस खौफ की फ़िज़ा में रहना पड़ेगा। वो इस मामले के लिए ट्रेंड लोग नहीं हैं और एक खौफ की फ़िज़ा है जो इसराइल में कायम हो चुकी है। ख़ास तौर पर जो इसराइली डिफेंस मिनिस्टर का बयान है, आपने देखा होगा कि गुज़श्ता कुछ दिनों में जिस किस्म के अटैक्स ईरान की तरफ से हुए हैं, हाइफा, तल अवीव, मुख्तलिफ जो है वो इलाकों के ऊपर उनकी जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, जेट फ्यूल के जहाँ पर से दस्तयाब होता है लड़ाका तैयारों के लिए, वहाँ पर जो हमले हुए और ख़ास तौर पर जो वेज़मन इंस्टीट्यूट है, वो मरकज़ जिसको इसराइल की टेक्नोलॉजिकल सुपरियॉरिटी का मरकज़ समझा जाता था, वहाँ पर होने वाला हमला जिसमें उनकी रिसर्च, उनके इक्विपमेंट तबाह हुआ है, उसका एक सिंगल जो अटैक है उसका जो लॉसेस का एस्टिमेट है वो 500 मिलियन डॉलर से ज़ायद, यानी कि $500 बिलियन से ज़ायद लगाया जा रहा है। तो अब इस सारी सूरत हाल में ईरान जो है उसके हवाले से इसराइल और मगरिब का जो मंसूबा है वो बड़ा वाज़ेह होकर सामने आ रहा है कि आखिर इसमें उनका एंड रिज़ल्ट जो वो अचीव करना चाहते हैं वो क्या है, उसमें असेसमेंट यही। और अब इसके ऊपर बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी बात करना शुरू कर दी है कि कौन सी रजीम है जिसको वेस्ट या इसराइल इस वक्त इंस्टॉल करना चाहता है। और बात ये हो रही है कि चाहे वो सक्सेसफुली ईरान को लीड कर सके या ना कर सके, मकसद ये है कि वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत जो है उसको इंस्टॉल किया जाए कि जिसके नतीजे में ईरान एक खाना जंगी का शिकार हो जाए और उस खाना जंगी के नतीजे में ईरान ने गुज़श्ता 40-50 साल में जितनी भी एडवांसमेंट की है, जो भी उसकी पॉस्चरिंग है, उसको तबाह बर्बाद किया जा सके, वहाँ पर एक तवील खाना जंगी हो और वहाँ पर फिर दहशत गर्दी के वाक़यात, गैर रियासती अनासिर का जो है वो वहाँ पर खुलेआम फिरना और बहुत सी कार्रवाइयाँ करना, ये एक मामूल की बात बन जाए। अब इस सारी सूरत हाल में हमारे सामने जो इस वक्त डेवलपमेंट्स गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हो चुकी हैं, ईरान की तरफ से जो पॉस्चरिंग हो रही है, सैयद अली ख़ामनेई के जो बयानात आ रहे हैं और फिर दूसरी तरफ से इसराइल से जो बयानात आ रहे हैं, उसका ज़रा खुलासा मैं आपके सामने रख देता हूँ तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। सबसे पहले तो जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस के सरबराह हैं उनका मैं आपके सामने स्टेटमेंट रख देता हूँ और वो इसराइलियों को एक ऐसी लंबी, तवील और सब्र आज़मा जंग की तैयारी करने का कह रहे हैं कि जिसमें शायद अहदाफ जो उनके जहन में हैं उनका हुसूल में बहुत ज़्यादा वक्त लगे। अमेरिका जिसके हवाले से लगता ये था कि शायद वो बहुत जल्द इस जंग में कूद पड़ेगा, लगता ये है कि अमेरिका एज ए नॉन लुकर बैठकर देखना चाहता है कि इस सारे मामले में चीज़ें कैसे शेप अप होती हैं। वो ये चाहता है कि इसराइल ख़ुद इसमें जिस हद तक अभी आगे चल सकता है वो चले और अभी अमेरिका ने हतमी तौर पर इस जंग में बूट्स ऑन ग्राउंड या फिर अपने खुद से अटैक करने का फ़ैसला नहीं किया। इस जंग में अमली तौर पर अगर देखा जाए तो बैक एंड पर जाहिर है कि अमेरिका मौजूद है, लेकिन फोर फ्रंट पर आकर अपने पर्सोनल, अपने फ़ौजियों के ज़रिए कार्रवाइयाँ करने का फ़ैसला अभी होता है या नहीं, ये बात जाहिर है कि अभी आने वाले दिनों में इसके हवाले से तफसील सामने आएगी। जो इसराइली डिफेंस चीफ़ हैं उन्होंने, इसराइली जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके चीफ़, उन्होंने वार्निंग दी है अपने ही मुल्क के शहरियों को, इसराइलियों को, कि दे मस्ट ब्रेस फॉर प्रोलॉन्ग्ड कैंपेन अगेंस्ट ईरान, कि एक लंबी मिलिट्री कैंपेन के लिए इसराइली जो है वो ख़ुद को जहनी तौर पर तैयार कर लें। और एयाल ज़मीर जो कि IDF चीफ़ हैं, उन्होंने ये कहा है कि ईरान ने जिस वक्त इस जंग का आगाज़ किया, हालांकि जंग का आगाज़ जो है वो ज़ाहिर है कि इसराइल ने किया था, जो अटैक किया वो
सरप्राइजिंग भी था। उस वक्त उनके एस्टिमेट के मुताबिक ईरान के पास 2500 के करीब मिसाइल थे, 500 के करीब ये एस्टिमेट्स मौजूद हैं कि वो इस फायर अभी तक ईरान कर चुका है। लेकिन ये ज़ाहिर है कि एक मुअम्मा है पूरी दुनिया के लिए कि ईरान के पास एग्जैक्टली जो नंबर ऑफ़ मिसाइल्स है वो कितना है। अब जो बैनुल-अक़वामी मीडिया इसके ऊपर तबसरे भी कर रहा है, आपने फुटेजेस भी देखी होंगी कि आखिर ईरान के मिसाइल किस तरीके से हिट कर पा रहे हैं इसराइल को। दुनिया भर का बेहतरीन दिफाई निज़ाम वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, आयरन डोम है, वहाँ पर डेविड स्लिंग है, एरो 2, एरो 3, थर्ड जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये तमाम की मौजूदगी में आखिर ईरानी मिसाइल जो हैं वो किस तरीके से लगते हैं, और उसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं उसके ऊपर बात हो रही है कि स्वॉर्मिंग की जा रही है, उस सिस्टम को ओवरवेल्म किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि बैक वक्त पहले जो है वो फायर किए जाते हैं, ड्रोन्स जो हैं वो भेजे जाते हैं। जो ड्रोन रास्ते में काउंटर नहीं हो पाते और इसराइल पहुंच जाते हैं तो उनका सिस्टम जो है उनको इंगेज करने लगता है, और फिर जो ड्रोन्स भेजे जाते हैं उसमें उसके साथ ही एक ऐसी टाइमिंग के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए जाते हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल जिस जैसे ही ये ड्रोन्स इसराइली फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हों उसी वक्त उनकी टाइमिंग हो कि वो मिसाइल भी, बैलिस्टिक मिसाइल भी एन उसी वक्त इसराइल को हिट करने के लिए इसराइली हदूद में पहुँचें, और फिर ऐसी टाइमिंग से हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए जाते हैं कि ये 3 के 3 इकट्ठे पहुँचे, और उस दौरान सिस्टम को चीट करते हुए जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो जाकर हिट करते हैं, क्योंकि जितनी भी बैटरीज हैं इन एयर डिफेंस सिस्टम्स की वो इंगेज हो जाती हैं ड्रोन्स को और दीगर बैलिस्टिक मिसाइल्स को फ़िज़ा में तबाह करने में, और जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो इस सिस्टम को चीट करता हुआ जाकर अपना हदफ हासिल कर लेता है। अब जो इसराइली डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये हमला ना करते तो फिर बड़ा मुमकिन था ये कि ईरान 8000 के करीब मिसाइल बना लेता, बैलिस्टिक मिसाइल्स की तादाद उसकी बढ़कर बहुत जल्द 8000 हो जाती, और हम जो हमले कर रहे हैं उसमें ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है ख़ास तौर पर, और फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ये मिसाइल्स बनाए जाते हैं, उनको तबाह किया जा रहा है। इसमें जो इसराइली डिफेंस चीफ़ हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर, उन्होंने कहा कि इसराइलीज़ मस्ट प्रिपेयर फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड कैंपेन, एक लंबी कैंपेन के लिए तैयार हो जाएं ईरान के ख़िलाफ़, टू एलिमिनेट अ थ्रेट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, कि एक बहुत बड़ा ख़तरा है जिससे निमटने के लिए वो तैयार हो जाएं। जिसका मतलब ये है कि उन्होंने एक बात तो वाज़ेह कर दी कि ये कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई बहुत जल्द ख़त्म होने वाली नहीं है। अपनी वीडियो स्टेटमेंट जो उन्होंने जारी की ईरान के हवाले से, उन्होंने कहा कि ईरान कई सालों से इसराइल की तबाही के मंसूबे पर काम कर रहा था, और गुज़श्ता कुछ महीनों में इस प्लान में इतनी शिद्दत आती हुई दिखाई दी, इतनी तेज़ी थी कि ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गया कि जहां पर ईरान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो सलाहियतें हैं, वो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में, ऑपरेशनल सलाहियत में तब्दील होने वाली थी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त हमने अपना ओपनिंग अटैक ईरान पर लॉन्च किया उस वक्त ईरान के पास 2500 के करीब सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स मौजूद थे, और जिस हाई प्रोडक्शन रेट से ईरान जा रहा था 2 साल के अंदर अंदर ये तादाद 8000 मिसाइल्स तक पहुंच सकती थी। फिर आगे उन्होंने कहा कि जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल एफर्ट्स हैं, न्यूक्लियर एडवांसेस हैं, वो अपने रीजनल प्रॉक्सीज़ के साथ मिलकर उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करें ईरान पर। द IDF विल नॉट स्टैंड बाय एंड वॉच एज थ्रेट्स डेवलप, हम बैठकर ये सब कुछ नहीं देखेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि जो हमारा डॉक्ट्रिन है उसके मुताबिक अब हमने प्रोएक्टिवली और एडवांस में प्रिवेंशन के तौर पर एक जो हमारे वजूद को ख़तरा है उसके लिए हमने ये काम, इसका आगाज़ किया है। इसराइल ने जो लॉन्च किए उसकी पूरी तफसील उन्होंने बताई कि गुज़श्ता 20 महीनों के दौरान किस तरह से ईरान के जो रीजनल एक्टर्स हैं जिनके साथ ईरान कोलैबोरेट करता था उनको टारगेट किया गया, और जिसमें गज़ा में, लबनान में, यमन में हमले किए गए। फिर उन्होंने कहा कि हमने इस ऑपरेशन के लिए जो इस वक्त जारी है इसके लिए साल हर साल तैयारी की है, और
हमारी जो ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक कंडीशंस हैं उसके मुताबिक हमने अपनी सलाहियतों को इस नहज पर लाए हैं कि जहां पर अब हम ये ऑपरेशन कैरी आउट हो रहे हैं। एक लंबा चौड़ा उनका स्टेटमेंट था। बहरहाल इस स्टेटमेंट से एक बात वाज़ेह है, और जिस तरीके से होल्ड बैक किया है अमेरिका ने अपने डिसीजन को कि वो एट अ लेटर स्टेज इसको ज्वाइन करेगा, उसका मतलब यही है कि अब एक लंबी जंग जो है वो इस रीजन में जारी रहेगी। असल सवाल ये है कि क्या रूस और चाइना इसमें किस तरीक़ाकार के तहत शमूलियत इख्तियार करते हैं। क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका अगर ख़ुद इस जंग में शामिल होता है तो फिर उधर से मुमकिन तौर पर रूस, क्योंकि चीन का ये तरीक़ाकार नहीं है, चीन ज़ाहिर है कि एक कोवर्ट सपोर्ट ज़रूर ईरान को दे रहा है, एक ओपन डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट ज़रूर दे रहा है, लेकिन उसके साथ जंग में शामिल होना ये चीन का तरीक़ाकार नज़र नहीं आता। अलबत्ता रूस जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई जो है वो ज़रूर जारी रखेगा। मॉस्को से, क्रेमलिन से बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इसके हवाले से। जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो की इवेंट्स हुए हैं वो मैं आपको बता दूं कि जिसमें एक तो ज़ाहिर है कि ट्रेड हुआ है मिसाइल्स का। इसराइल ने ईरान के ऊपर और ईरान ने इसराइल के ऊपर अब मिसाइलों से हमले किए हैं, और दोनों जानिब मिसाइल अटैक्स जो हैं वो सक्सेसफुली कैरी आउट हुए हैं। दोनों जानिब लोग मारे भी गए हैं, दोनों जानिब लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। जो फाइटिंग है उसके हवाले से ज़ाहिर है कि एक दावा ये भी किया गया इसराइल की तरफ से कि एक और प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं उनको इसराइल ने शहीद कर दिया है तेहरान में। और इस हवाले से जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया, और फिर जो ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है कि जो सदरन इसराइल है, जनूबी इसराइल, वहाँ पर एक सक्सेसफुल स्ट्राइक कैरी आउट की गई है जिसमें बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं, और इम्पैक्ट्स जो रिकॉर्ड हुए हैं कि तल अवीव में, नेगेव में और हाइफा में मिसाइल इम्पैक्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। अब इस हवाले से जो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर कैजुअल्टीज़ के हवाले से भी जो है वो एक अनकन्फर्म्ड नंबर जो है वो दोनों जानिब से आ रहा है। अलबत्ता ईरान के हवाले से जो इतलात हैं उसमें अब तक इस कॉन्फ्लिक्ट में 639 लोग जो हैं वो ईरान में शहीद हो चुके हैं, जबकि इसराइल ने अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ 24 लोगों के मारे जाने, हलाक होने की तस्दीक की है। अलबत्ता इसराइल में ज़ख्मियों का नंबर भी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ के जो इमेजेस हैं वो बड़े वाज़े तौर पर बताते हैं कि बहुत सारे एरियाज़ रिहाइश के काबिल नहीं रहे और लोग अब बंकरों में मौजूद हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत से इजराइलीज़ उन्होंने अपने क्लेम्स डाले हैं, वो पैसे मांग रहे हैं अपनी हुकूमत से, वो क्लेम्स कर रहे हैं, वो रिहाइश के लिए तलब कर रहे हैं। अब जाहिर है कि इसराइल जिस तरीके से बनाए कि आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है उसके ख़ास कोड है, आप किस तरह का घर बना सकते हैं। हर घर में एक टनल होगी, वो टनल उस गली में, उस एरिया में एक बड़े बंकर की तरफ लीड करेगी। सायरन बजेंगे, जब सायरन बजते हैं तो आपने उस जगह पर चले जाना है। तो एक ऐसा मुल्क जिसको एक कंटोनमेंट, एक फ़ौजी छावनी के तौर पर बनाया गया हो, वहाँ का डिफेंस जो है ब्रीच होना, वो जाहिर है कि ईरान का एक बहुत वसीउ अरीज़ रकबा, और वहाँ पर एक ऐसे मुल्क के ऊपर मिसाइल का हमला सक्सेसफुली कैरी आउट होना वो उतने अचंभे की बात नहीं जितना एक फोर्टिफाइड, एक डिफेंस कंटोनमेंट, एक फोर्ट्रेस जो है उसके डिफेंस को ब्रीच करते हुए सक्सेसफुली जिस किस्म के जो हमले हैं वहाँ पर कैरी आउट हो रहे हैं। अब इस हवाले से इस रीजन में प्रोटेस्ट जो हैं वो ख़ास तौर पर ईरान के फेवर में और इसराइल के ख़िलाफ़ हुए। उसमें जो बैरूत है लबनान, वहाँ पर होने वाला मुजाहिरा, फिर शिराज़ में, मशहद में, कुम में, इस्फहान में, तेहरान में जो जिस किस्म के मुजाहिरे हो रहे हैं उससे लगता यही है कि जितना ईरान के मौजूदा निज़ाम को रिजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी, लोगों की सपोर्ट उस निज़ाम के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो बगदाद है वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मुजाहिरा हुआ। फिर जो पॉलिटिक्स है उसमें अगर हम बात करें कि कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने
ये आइडिया ये रिजेक्ट कर दिया है कि जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गाबर्ड, उनका स्टेटमेंट आया था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के बिल्कुल करीब नहीं है। ऐसे कोई शवाहिद अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास मौजूद नहीं है कि ईरान जो है वो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। उनको रिजेक्ट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उसने कहा कि वेल माय इंटेलिजेंस कम्युनिटी इज़ रॉन्ग, कि मेरी जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो इस हवाले से गलत है, उनके इल्म में नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर मुसर है कि नहीं, ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के मंसूबे पर काम कर रहा है। अलबत्ता जंग के हवाले से उन्होंने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने कहा कि इजराइल इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ वॉर, कि इसराइल बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है जंग के हवाले से। दूसरी तरफ उन्होंने ये नहीं कहा कि ईरान जो है उसकी परफॉर्मेंस जंगी एतबार से कोई बुरी है। उन्होंने कहा कि यू कैन से दैट ईरान इज़ डूइंग लेस वेल, कि इसराइल के मुकाबले में थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ईरान जो है उसके भी एक पोटेंट फोर्स होने के हवाले से उन्होंने कोई तमस्खर नहीं उड़ाया। फिर हम ये देखते हैं कि जो इस ईरान के सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, वो ये वाज़े तौर पर ऐलान करते हैं कि इस जंग का ख़ात्मा सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट का ख़ात्मा सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है कि इसराइल जो है वो अपने फ़िज़ाई हमले रोके, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर एक बहुत ही ताकतवर मजबूत जो रिस्पांस है वो आएगा ईरान की तरफ से, जिसके ऊपर सख्त जो है वो रिग्रेट होगा इसराइल को और मगरबी दुनिया को। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि जो मॉस्को है वो इस वक्त अपने जो इसराइल में और ईरान में मौजूद दोस्त हैं उनके साथ अपने आइडियाज़ शेयर कर रहा है कि किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है। और व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनके ख्याल में अभी भी इस मामले का सफारती हल निकाला जा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यूएस सेक्रेटरी हैं ट्रेजरी के, ख़जाना के, स्कॉट बेसेंट, वो नई पाबंदियों का ऐलान करते हैं ईरान के ऊपर कि उनका जो ख़ास तौर पर डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी है उसकी प्रोक्योरमेंट की सलाहियत को मज़ीद कर्ब किया जा सके। उनके वेपन प्रोग्राम, उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से नई पाबंदियों का ऐलान करते हैं। कतरी प्राइम मिनिस्टर का रब्ता होता है नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और वो उनके साथ गुफ्तगू में ये कहते हैं कि इसराइल जिस तरीके से ईरान में जिन चीज़ों को टारगेट कर रहा है, ख़ास तौर पर जो उनकी मुआशी मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है, जो उनकी इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ हैं उनको टारगेट कर रहा है, उसके बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक तबाहकुन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पूरे खित्ते पर। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन कहते हैं कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि सिविलियंस पर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला किया जाए। वो नाम नहीं लेते, वो इसराइल की बात कर रहे हैं या वो ईरान की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये स्टेटमेंट देते हैं। और फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से वो ये कहते हैं कि तेहरान जो है उसको चाहिए कि वो इसके हवाले से अपनी जो है वो एक विलिंगनेस का इजहार करे। तैयब अर्दवान का जर्मन चांसलर के साथ रब्ता होता है, वो ईरान के हवाले से बात करते हैं। यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डेविड लैमे, वो ये बयान देते हैं कि बरतानिया जो है वो इसराइली अथॉरिटीज़ के साथ इस वक्त मिलकर बरतानवी नेशनल्स को तल अवीव से निकालने के मंसूबे का आगाज़ जो है वो कर चुका है, और बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसे ही ऑपरेशनल होगा तो ये काम किया जाएगा। डिप्लोमेसी के चैप्टर में हम ये देखते हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी मीटिंग इस ख़ास मामले के ऊपर यूएन हेडक्वार्टर्स में होती है न्यूयॉर्क में, और उसमें इसराइल और ईरान के मामले को डिस्कस किया जाता है। पाकिस्तान ने वहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, और जो राफेल ग्रॉसी हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो डायरेक्टर हैं वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है कि जिसके मुताबिक जो है वो ये हतमी तौर पर कहा जा सके कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। साथ ही वो ये कहते हैं कि हमले जो हैं वो ख़ास तौर पर बुशहर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहाँ पर किसी सूरत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो फिर रीजन पूरे सिर्फ ख़ास तौर पर ईरान में उसका इम्पैक्ट नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया उससे मुतासर हो सकती है। जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं
एंटोनियो गुटेरेस, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि जो इसराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट है वो एक ऐसी आग लगा सकती है कि जो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। फिर इसी तरीके से जो इसराइल के जो एम्बेसडर हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हम तो जंग नहीं रोकेंगे और जिस वक्त तक हम अपने अहदाफ हासिल नहीं करते ये जंग जारी रहेगी। रशिया के एनवॉय का फिर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जिनेवा में मीटिंग अटेंड करते हैं। वो फ्रांस के, बरतानिया के, जर्मनी के और यूरोपीय यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ मुलाकात करते हैं, लेकिन उसमें भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। तो ये इस वक्त खुलासा है गुज़श्ता 24 घंटों की मेन और बड़ी डेवलपमेंट्स, जिससे वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ रहा है कि मामला अब एक नई सूरत इख्तियार कर रहा है और इसराइल जो ये चाहता है कि ईरान में रजीम चेंज हो और किसी तरीके से पहलवी डायनेस्टी को रिजरेक्ट किया जाए, उसका पुनर्जन्म, उसका एक दूसरा जन्म करवाया जाए और रज़ा पहलवी को एक दोबारा से एक हुक्मरान के तौर पर इंस्टॉल किया जाए। ये क्या मुमकिन होगा और या नहीं, ज़ाहिर है कि इसके हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पाकिस्तान के जो सफारतकार हैं उनके असेसमेंट यही है कि सूरत हाल जिस जानिब जा रही है इसका कोई अच्छा नतीजा सामने नहीं आएगा और जिस कैंपेन का आगाज़ मगरबी दुनिया इस वक्त कर चुकी है उसको अब शायद वो इस तरीके से छोड़ भी ना पाएँ। अब इसका हतमी नतीजा क्या निकलता है आने वाले दिनों में, इस हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं, उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।